हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आभा इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में हम प्रोज के जितने भी चैप्टर हैं उनका रिवीजन करने वाले हैं, शॉर्ट रिवीजन, जिसमें मैंने जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसका वीडियो बनाया है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर और लाइक कर देना। नेक्स्ट, मैंने बहुत सारे जो प्रैक्टिस मतलब मॉडल सेट हैं उन पे भी वीडियो बना लिए हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और मैंने राइटर के नेम याद करने का ट्रिक जो बताया है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहां से भी देख सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से भी देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला चैप्टर है हमारा प्रोज का वो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। सो स्टार्ट करते हैं, जिसके राइटर है महात्मा गांधी। उसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, महात्मा गांधी वॉज बोर्न इन 1869। महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था। नेक्स्ट है नेम ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफी। महात्मा गांधी के ऑटोबायोग्राफी का नाम था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। नेक्स्ट है फॉर ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। फॉर विच मैगजीन ही रोट मेनी आर्टिकल्स। किस मैगजीन के लिए उन्होंने बहुत सारी आर्टिकल्स लिखी थी, तो वो उस आर्टिकल उस मैगजीन का नाम है द यंग इंडिया। नेक्स्ट है ऑन विच डेट ही डाइड एंड बाय हुम। उनकी मृत्यु किस डेट को हुई थी और किसके द्वारा हुई थी, तो 30 जनवरी 1948 को हुई थी और उन एक फैनेटिक के द्वारा। यहाँ पे आप सिंपली लिख सकते हैं बाई ऑफ फैनेटिक। नेक्स्ट है महात्मा गांधी वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर। मतलब महात्मा गांधी जो थे एक स्पिरिचुअल लीडर थे, ना कि एक पॉलिटिकल लीडर। नेक्स्ट है द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट मोरल विंग। जो टेंडेंसी है इंडियन सिविलाइजेशन की वो क्या है, मोरल विंग को ऊपर उठाना। मतलब जो प्रवृत्ति है सिविलाइजेशन की, इंडियन सिविलाइजेशन की, वो क्या है, नैतिकता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन गॉड। इंडियन जो सिविलाइजेशन है वो भगवान में विश्वास पर आधारित है। मतलब इंडियन सिविलाइजेशन का जो बेस है वो ईश्वर में विश्वास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। He used truth and non-violence as the chief weapons against British rule. उन्होंने सत्य और अहिंसा को एक मुख्य हथियार के रूप में यूज किया था ब्रिटिश रूल के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। नेक्स्ट है our ancestors enjoy true home rule। हमारे जो एंसेस्टर है, हमारे जो पूर्वज हैं, वो क्या ट्रू होम रूल एंजॉय करते थे। नेक्स्ट है द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मींस गुड कंडक्ट। मतलब गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब होता है गुड कंडक्ट। ठीक है, मतलब अच्छा चालक। ठीक है, सिविलाइजेशन एक अच्छी चीज होती है जिसमें आदमी को अच्छी मोरल विंग सिखाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। सिविलाइजेशन वो चीज है, मतलब एक सिविलाइजेशन वो मोड है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को पता चलती है उसका कर्तव्य। ठीक है, उसके कर्तव्य का रास्ता उसको सिविलाइजेशन दिखाती है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हमारा क्या है, भारत इज माई होम। उसको देख लेते हैं। इस वाले चैप्टर में हमारे इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भारत इज माई होम, जिसके राइटर है जाकिर हुसैन। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसमें देख लेते हैं। इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जो भी है मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आप लोग देख लेना। नेक्स्ट है देख लेते हैं इसमें। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बोर्न इन 1897 एंड डाइड इन 1969। ठीक है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 में हुआ है और उनकी मृत्यु 1969 में हुई है। ही वॉज अ एमिनेंट एजुकेशनिस्ट। वो बहुत ज्यादा एमिनेंट एजुकेशनिस्ट, मतलब एक प्रख्यात शिक्षाविद थे। मतलब वो दूसरों को भी शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित करते थे। ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। 1967 में वो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है 1967 में भारत के राष्ट्रपति बने। भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ही गेव इन 1967। भारत इज माई होम जो है वो एक एक्सट्रैक्ट है जो उन्होंने 1967 में दिया था। इसमें इतना ही मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, सो आप इसको याद कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं अ पिंच ऑफ स्नफ को। अ पिंच ऑफ स्नफ, जिसके राइटर है मनोहर माल गवंकर। तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। तो पहला जो है हमारे पास है वो है मनोहर माल गवंकर वॉज बोर्न इन 1913। मतलब मनोहर माल गवंकर का जन्म 1913 में हुआ था। अ पिंच ऑफ स्नफ इज अ शॉर्ट स्टोरी। जो पिंच ऑफ स्नफ है वो शॉर्ट स्टोरी है।
दिस स्टोरी इज फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर। ये जो स्टोरी है वो विट एंड एडवेंचर यानी चालाकी और रोमांच से भरी हुई है। नेक्स्ट है हु ट्रेवल्ड फ्री विथ नानू काका। नानू काका के साथ किसने फ्री में ट्रेवल किया? तो एक किटेन ने, एक बिल्ली के बच्चे ने। नेक्स्ट है नानू काका इज अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न टू हिज मदर टंग। जो नानू काका हैं, जब भी उनको लिंग्विस्टिक इमरजेंसी होती थी, जब भी उनको मतलब गाली देना होता था या दूसरों को कुछ बुरा भला बोलना होता था, तो वो अपने मदर टंग की तरफ टर्न हो जाते हैं, मतलब वो अपनी मातृभाषा की तरफ मोड़ लेते थे, मतलब अपनी जो भी गाली है वगैरह वो सारी वो अपनी मातृभाषा में दिया करते थे। नेक्स्ट है हमारा नानू काका वॉज कमिंग टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर। नानू काका दिल्ली क्यों आए थे? तो कुछ मिनिस्टर से मिलने आए थे। नेक्स्ट है द नरेटर वॉज एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोवेशन। जो नरेटर है वो अंडर सेक्रेटरी के पद पे थे, मतलब जो नानू काका जो है वो इसके कैरेक्टर हैं, इस स्टोरी के कैरेक्टर हैं, और जो राइटर हैं वो अंडर सेक्रेटरी हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकेंड क्लास ऑन अ टिकट ऑफ थर्ड क्लास। ठीक है, उनके पास टिकट थी थर्ड क्लास की, लेकिन उन्होंने क्या किया? ट्रेवल सेकेंड क्लास में किया। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। सो आप लोग इसको दिमाग में रखना कि उनके पास टिकट थर्ड क्लास की थी, लेकिन उन्होंने ट्रेवल सेकेंड क्लास में किया था। नेक्स्ट है नानू काका इनहेल सम स्नफ बिफोर ही स्पोक। जब भी वो कुछ बोलने जाते थे उससे पहले वे थोड़ा सा स्नफ को इनहेल करते थे, मतलब ऐसे सूंघते थे। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और आपका रिवीजन अच्छे से हो रहा होगा। सो नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं आई हैव अ ड्रीम, जिसके राइटर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। देखते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज बोर्न इन 1929 एंड डाइड इन 1968। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है उनका जन्म 1929 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1968 में हुई थी। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई गांधी जी। वो गांधी जी से काफी प्रभावित थे, उनकी जो सत्य और अहिंसा वाली जो मतलब उनकी जो पॉलिसी थी उससे काफी ज्यादा वो प्रभावित थे। नेक्स्ट है आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच ही डिलीवर्ड ऑन 28 अगस्त 1963। आई हैव अ ड्रीम जो है कोई चैप्टर नहीं है, मतलब उनके द्वारा कोई लिखा हुआ बुक नहीं है या फिर निबंध नहीं है, बल्कि एक स्पीच है जो उन्होंने 18 अगस्त 1963 में दी थी। ये वाला क्वेश्चन का डेट काफी बार पूछा गया एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने कब दिया था, तो 28 अगस्त 1963 को। नेक्स्ट है इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन गिव द निग्रो फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी। जो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन है ये क्या है? एक एग्रीमेंट है जिसके तहत जो निग्रो हैं, जो गुलाम है, उनको आजादी मिली थी गुलामी से। ठीक है, नेक्स्ट है विच स्टेट ही वांटेड टू सी एज अ डेवलप्ड। मतलब किस स्टेट को वो डेवलप्ड देखना चाहते थे? तो अलाबामा को वो डेवलप्ड स्टेट के रूप में देखना चाहते थे। नेक्स्ट है ही बिकम द यंग पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन 1964। वे मतलब सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने जिनको नोबेल प्राइज दिया गया, और उनको नोबेल प्राइज कब दिया गया था? 1964 में। उन्होंने ये स्पीच दिया था 1963 में और उनको नोबेल प्राइज मिला था 1964 में। नेक्स्ट है मिसिसिपी इज sweltering द हीट ऑफ इनजस्टिस। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये इस टाइप से पूछा जाता है। यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक मतलब यहाँ पे ब्लैंक रहता है, यहाँ पे डैश दिया हुआ रहता है और यहाँ पे लिखा रहता है डैश इज sweltering द हीट ऑफ इनजस्टिस। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन में मिसिसिपी को टिक करना है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, हर चैप्टर का रिविजन हो रहा होगा। अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो प्लीज लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नेक्स्ट देखते हैं आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड बाय बर्ट्रैंड रसल। ठीक है, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड ये किसके द्वारा लिखा गया है? बर्ट्रैंड रसल के द्वारा। तो बर्ट्रैंड रसल वाज बोर्न इन 1872 एंड डाइड इन 1970। ठीक है, तो बर्ट्रैंड रसल का जन्म 1872 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1970 में हुई थी। नेक्स्ट है बर्ट्रैंड रसल वाज आल्सो अ मैथमेटिशियन। जो बर्ट्रैंड रसल है वो मैथमेटिशियन के रूप में भी, मतलब वो एक मैथमेटिशियन भी है। नेक्स्ट है सिविलाइजेशन हैज टॉट अस टू बी फ्रेंडली टुवर्ड्स अदर। सिविलाइजेशन हमें क्या सिखाता है? दूसरों के प्रति हमें मतलब फ्रेंडली होना सिखाता है, मतलब हमें दूसरों से नफरत नहीं करनी चाहिए बल्कि उनसे भी प्यार से रहना चाहिए, उनके साथ भी मतलब प्यार से रहना चाहिए। नेक्स्ट है यूटिलाइजेशन ऑफ व्हाट बिकम अ माइलस्टोन इन ह्यूमन प्रोग्रेस। ठीक है,
किस चीज का यूटिलाइजेशन एक माइलस्टोन बना, मतलब मील का पत्थर बना इंसान के प्रगति में, ठीक है। इंसानों के विकास में किस चीज को माइलस्टोन बोला जाता है, मील का पत्थर बोला जाता है? तो फायर को, आग की जो यूटिलाइजेशन है, मतलब आग का जो उपयोग है, उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है ह्यूमन प्रोग्रेस में। नेक्स्ट है आइडियाज पे द वे फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। जो आइडियाज, जो नए नए विचार थे, नए नए आइडियाज थे, उन्होंने ही क्या किया, डेवलपमेंट का रास्ता दिखाया कि इंसान आज इतना डेवलप क्यों है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे आइडियाज हैं। नेक्स्ट है द टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, नॉलेज एंड टेक्निक, ठीक है। जो दो मेन कैटेगरीज हैं, जिनके मतलब कैटेगरीज हैं आइडिया के, जिनके द्वारा जो मैनकाइंड है, जो इंसानियत है, ये वो इतनी मतलब विकसित हुई है, तो वो कौन कौन सी है? वो नॉलेज है और टेक्निक है। मतलब उन्होंने बहुत सारी नॉलेज गेन की, उसके बाद अपनी टेक्निक से उस सारे आइडियाज को मतलब असली में बदला। नेक्स्ट जो है व्हेन वाज बर्ट्रैंड रसल अवॉर्डेड विथ नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? बर्ट्रैंड रसल को कब नोबेल प्राइज मिला? तो 1950 में नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। तो उनकी जो मतलब हर राइटर के आपको मतलब जन्मदिन और जो मृत्यु का डेट है उसको याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे महात्मा गांधी हो गए और कुछ इंपॉर्टेंट हो गए, उन्हीं के याद कर लेंगे तो आप हो जाएगा। बाकी आप जो इम्पोर्टेंट उसके बाद वाले जो क्वेश्चन है आप उसको याद करके अपना एग्जाम अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर द आर्टिस्ट, जिसके राइटर है सिगा नायोया, ठीक है। देखते हैं सिगा नायोया इज अ जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर। सिगा नायोया जो है वो जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर है। ये वाला क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया। He was born in 1883 and died in 1971. उनका जन्म 1883 में हुआ और उनकी मृत्यु 1971 में हुई। सेबी वॉज 12 ईयर ओल्ड बॉय, ठीक है। जो सेबी था उसकी उम्र क्या थी? 12 ईयर। ये भी पूछा गया है काफी बार एग्जाम में। नेक्स्ट है सेबी वॉज एन आर्टिस्ट। सेबी क्या था? वो एक आर्टिस्ट था। सेबीज पेरेंट्स न्यू दैट ही ऑफन बाउट हिमसेल्फ गॉड। सेबी के जो पेरेंट्स है वो जानते थे कि सेबी काफी मतलब अक्सर जाता था अपने से ही गॉड खरीदने, इधर उधर जाता था टाउन में। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ गॉड दैट अपील टू सेबी वाज इवन एंड सिमेट्रिकल। मतलब जो सेबी को जो पसंद आते थे जो गॉड्स, उसका जो शेप था वो क्या था? इवन था और सिमेट्रिकल, मतलब वो एकदम बराबर सिमेट्रिकल होते थे और इवन होते थे। नेक्स्ट है सेबी लिव्ड इन हार्बर टाउन। सेबी कहाँ रहता था? हार्बर टाउन में रहता था, जापान में। नेक्स्ट है सेबी वॉज कॉज्ड बाय हिज एथिक्स टीचर। वो कब मतलब किस टीचर के द्वारा पकड़ा गया था अपनी क्लास में? जब वो गॉड के साथ पकड़ा गया था तो किस टीचर के द्वारा? तो वो अपने एथिक्स टीचर के द्वारा पकड़ा गया था। सेबीज फादर वर्कड एट कारपेंटर शॉप। सेबी के पापा कहाँ काम करते थे? तो वो कारपेंटर के शॉप पे काम करते थे। The potter sold the god of Sebi for 15 yen. जो पॉटर था जिसको उसकी टीचर ने दिया था वो गॉड, उसने जो डीलर था उसको 50 येन में दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है द कुरियो डीलर सोल्ड द गॉड टू अ वेल्थ कलेक्टर फॉर 600 येन। और जो कुरियो डीलर था उसने वेल्दी कलेक्टर को 600 येन में बेचा, ठीक है। नेक्स्ट है सेबी वॉज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गॉड। जो सेबी था वो गॉड में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था। सो आई होप आपका ये रिवीजन अच्छे से हो गया होगा। इस चैप्टर में काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अ चाइल्ड इज बोर्न, जिसकी राइटर है जर्मन ग्रीड, ठीक है। तो आप राइटर का नाम कैसे याद करें उस वाले वीडियो को जरूर देख लेना, उसमें आपको तुरंत याद हो जाएगा। उसके बाद आपके पास मतलब कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और आपकी जो सब्जेक्टिव में 2 मैचेस आती हैं, मतलब जिसमें राइटर का नाम मैच करना होता है, तो आपको 5-5 नंबर पक्का हो जाएगा उस वीडियो को देखने के बाद। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। जर्मन ग्रीड वॉज बोर्न इन 1939। जर्मन ग्रीड का जन्म कब हुआ था? 1939 में। और देखते हैं अ चाइल्ड इज बोर्न इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हर बुक सेक्स एंड डेस्टिनी। जो चाइल्ड इज बोर्न है वो उनके बुक जिसका नाम है सेक्स एंड डेस्टिनी, उसका एक्सट्रैक्ट है। नेक्स्ट है इन बांग्लादेश चिल्ड्रन आर लुक्ड आफ्टर बाय द होल फैमिली। बांग्लादेश में जो बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनका जो देखभाल होती है वो पूरे फैमिली के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हॉस्पिटल वॉज वेरी अनकोऑपरेटिव अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग। जो हॉस्पिटल था वो बहुत ज्यादा अनकोऑपरेटिव था ब्रेस्ट फीडिंग के मामले में। नेक्स्ट है इन्फेंट एंड मदर मोर्टेलिटी इज ग्रेटर इन ट्रेडिशनल बर्थ।
जो मतलब ट्रेडिशनल बर्थ होती थी, जिसमें जिसको बोलते हैं मतलब पुराने तरीके से जिसमें बच्चे का जन्म होता था, उसमें मदर और इन्फेंट यानी जो जो बच्चा था, जो नवजात बच्चा था, उसकी मृत्यु का दर जो था वो काफी ज्यादा होता था। नेक्स्ट है मतलब उसमें जो ट्रेडिशनल बर्थ में बच्चे और जो उसकी मम्मी होती थी उसके मृत्यु मतलब काफी ज्यादा होती थी। नेक्स्ट है मैरिड वुमेन डू नॉट बिकम मेंबर्स ऑफ देयर न्यू फैमिली अंटिल दे हैव बोर्न अ चाइल्ड। एक जब भी कोई मैरिड वुमन होती थी, जब तक वो किसी बच्चे को जन्म नहीं देती थी तब तक वो उस फैमिली का हिस्सा नहीं होती थी। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, और ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया। नेक्स्ट है जर्मन ग्रीर वॉज बोर्न एंड एजुकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जर्मन ग्रीर जो है उनका जन्म और उनकी पढ़ाई कहाँ हुई थी? ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। A woman has to observe various customs and rituals during pregnancy. प्रेगनेंसी के दौरान एक वुमन के बहुत सारे मतलब रिचुअल्स होते थे, बहुत सारे रीति रिवाज उनको फॉलो करने पड़ते थे। नेक्स्ट देखते हैं, इस वाले चैप्टर से भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जितने भी मैंने लिखाए हैं आप उसको अच्छे से दिमाग में रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ फ्री इज द प्रेस। उसकी इसकी राइटर है डोरोथी एल सेयर्स। नेक्स्ट देखते हैं, Dorothy L. Sayers was born in 1893 and died in 1957. डोरोथी एल सेयर का जन्म कब हुआ था? 1893 में, और उनकी मृत्यु 1957 में हुई थी। Sayers became one of the first women to graduate from Oxford University. जो डोरोथी एल सेयर हैं वो मतलब उन पहली वुमेन में से एक हैं जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था। नेक्स्ट है सेंसरशिप इज इम्पोज ड्यूरिंग इमरजेंसी। सेंसरशिप यानी जब मतलब प्रेस पे पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी जाती है तो उसको हम सेंसरशिप बोलते हैं। तो वो इमरजेंसी के दौरान उस पर पूरी सेंसरशिप लगा दी जाती है। फ्रीडम ऑफ प्रेस इज रेस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग वॉर। और जो प्रेस की जो आजादी है उसको मतलब थोड़ा रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, मतलब उसको सीमित कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है वॉर के दौरान। ठीक है, जब भी युद्ध होता है किसी देश में तब वहां की जो प्रेस की फ्रीडम होती है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, उसको कम कर दिया जाता है या फिर रोक दिया जाता है। लेकिन जब इमरजेंसी होती है तो उस पर पूरी तरीके से सेंसरशिप लगा दिया जाता है, मतलब उसको कुछ भी बोलने की आजादी नहीं होती है। नेक्स्ट है The author has given the forms of misrepresentation. They are 6. जिसमें डोरोथी एल सेयर्स में हाउ फ्री इज द प्रेस वाले चैप्टर में जो उन्होंने मिस रिप्रेजेंटेशन कितने तरीके से होता है वो बताया है। तो वो कितने तरीके से उन्होंने बताया है? तो वो 6 तरीके से, मतलब 6 तरीकों से मिस रिप्रेजेंटेशन होता है। मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने हर उसमें लिखा हुआ है, हर जो 6 टाइप हैं उनको अलग अलग, तो मैंने सबको डिस्क्राइब अच्छे से किया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप शॉर्ट में एक बार जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है The editorial policy of a popular daily is controlled by 2 chief factors. जो एडिटोरियल पॉलिसी है पॉपुलर डेली की, मतलब जो दैनिक जिसको दैनिक जो रोज पेपर आते हैं उसकी जो एडिटोरियल पॉलिसी है वो 2 फैक्टर से क्या होती है? कंट्रोल होती है। नेक्स्ट देखते हैं, द न्यूज इन द न्यूज पेपर इज जनरली समवॉट चेंज। जो न्यूज होता है न्यूज पेपर्स में वो काफी चेंज होता है, मतलब एक्चुअल चीज उसमें नहीं लिखी होती है, बहुत सारा उसमें मिर्च मसाला या फिर अलग से कुछ अपने से भी बना के उसमें लिखा हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द फर्स्ट चीफ सोर्स ऑफ अ न्यूज पेपर्स रेवेन्यू इज एडवर्टाइजमेंट। चीफ सोर्स यानी जो मुख्य जो सोर्स होता है इनकम का, रेवेन्यू का, मतलब न्यूज़पेपर का जो पैसा कमाने का जो मेन सोर्स होता है, जो स्रोत होता है, वो क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट। मतलब वो बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट छापती है जिससे उसको पैसे मिलते हैं। नेक्स्ट जो है सोर्स होता है वो क्या होता है? रेवेन्यू इज द वेल्थ ऑफ ओनर। और न्यूज़पेपर के मालिक के जो वेल्थ होती है, जो उसकी धन होता है, वो भी उसका सोर्स होता है। सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स होता है रेवेन्यू का। सो इस चैप्टर में इतना ही मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने लिख दिया है, आप लोग इसको ध्यान से देख लेना और याद कर लेना। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट है द अर्थ, जिसके राइटर है एच.ई. बेट्स। इसमें देख लेते हैं, एच.ई. बेट्स वाज बोर्न इन 1905 एंड डाइड इन 1974। सो उनका जन्म हुआ था 1905 में और उनकी मृत्यु हुई थी 1974 में। द डॉक्टर सजेस्टेड टू लेट हिम कीप हिंस। किसने सजेस्ट किया था उसको मुर्गी रखने के लिए? तो डॉक्टर ने उसको सजेस्ट किया था बेंजी को। बेंजीज पेरेंट प्लान्ड फॉर अ सेरेमनी व्हेन ही वाज 21।
बेंजी के पेरेंट्स ने एक सेरेमनी प्लान की थी, मतलब उन्होंने एक समारोह का आयोजन किया था जब वो 21 साल का हो गया। नेक्स्ट है, एट फर्स्ट बेंजी केप्ट 10 और डजन हेन्स, मतलब सबसे पहले बेंजी ने 10 या 12 मुर्गियां रखी थी। नेक्स्ट है, बेंजी लेफ्ट द स्कूल एट 14, बेंजी ने कब स्कूल छोड़ा? 14 यानी 14 साल की उम्र में उसने अपना जो स्कूल है वो छोड़ दिया। नेक्स्ट है, सैंडर्स वॉज द रियल ओनर ऑफ द लैंड, जो उनकी जमीन थी, जो उनकी 4 एकड़ जमीन थी वो सैंडर नाम के व्यक्ति की थी, मतलब मतलब जो उसका मालिक था उन्होंने उसको रेंट पे दिया हुआ था, जो बेंजी के पेरेंट्स थे उनको रेंट पे दिया हुआ था, तो असली मालिक जो था उस लैंड का वो सैंडर था। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस बार भी आने के चांसेस हैं काफी ज्यादा इस वाले क्वेश्चन के, तो आप लोग दिमाग में रखना। नेक्स्ट है, बेंजी वांटेड टू मैरी विथ फ्लोरेंस, बेंजी किससे शादी करना चाहता था? तो बेंजी फ्लोरेंस से शादी करना चाहता था। नेक्स्ट है, बेंजी वॉज सिंपल माइंडेड, बेंजी कैसा था? बेंजी बहुत ही सिंपल माइंडेड था। बेंजी हैड अ फोर्ड वैन, बेंजी के पास कौन सी वैन थी? तो फोर्ड वैन, ये इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन थे, आप लोग ध्यान से इसको देख लेना। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, जिसकी राइटर है पर्लेस बक। ठीक है, तो देखते हैं, पर्लेस बक वॉज बोर्न इन 1892 एंड डाइड इन 1973, पर्लेस बक का जन्म 1892 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1973 में हुई थी। द वर्ड कलर रिमाइंड्स द राइटर ऑफ इंडियन लाइफ, जो कलर है उनको उससे क्या याद आता है? तो उनको भारत की जो लाइफ है, मतलब भारतीय जो जीवन है उसको उसकी याद आती है उनको कलर से। The intellectuals in Indian were restless and embittered because of slavery। ठीक है, जो इंटेलेक्चुअल्स थे तो भारत में जो बुद्धिमान जो लोग थे वो बहुत ज्यादा बेचैन और गुस्से में इसलिए थे क्योंकि उनको अंग्रेजों की जो गुलामी थी वो पसंद नहीं आ रही थी। नेक्स्ट है, द ग्रेट लेसन दैट इंडिया हैड टू टीच टू वेस्ट वाज ह्यूमैनिटी, जो इंडिया ने जो ग्रेट लेसन जो वेस्ट को सिखाया वो क्या है? ह्यूमैनिटी है, मतलब इंसानियत है। द फैमिली डॉक्टर ऑफ पर्लेसबर्ग बिलोंग टू इंडिया, जो फैमिली डॉक्टर थे पर्लेसबर्ग की वो क्या वो किस मतलब कहाँ के थे? तो वो इंडिया के थे। द यंग इंटेलेक्चुअल्स वेयर डिसअपॉइंटेड विथ इंग्लिश, ठीक है, जो यंग इंटेलेक्चुअल्स थे वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे, बहुत ज्यादा निराश थे इंग्लिश से, यानी यहाँ पे इंग्लिश का मतलब लैंग्वेज, यहाँ पे किसी विषय की बात नहीं हो रही, सब्जेक्ट की बात नहीं, बल्कि अंग्रेजों से बहुत ज्यादा वो निराश थे। नेक्स्ट है, अंडर ब्रिटिश रूल इंडिया हैड अ लाइफ स्पेन ऑफ जस्ट 27 ईयर, 7 ईयर, ठीक है, मतलब 27 साल मात्र। जो ब्रिटिश रूल के अंडर जो इंडियन का जो लाइफ स्पैन था, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो एवरेज लाइफ जो स्पैन होता है, मतलब कितना कोई व्यक्ति जी सकता है, तो वो मात्र 27 साल था। ठीक है, अंग्रेजों का रूल था जब। नेक्स्ट देखते हैं, द बुक कम माई बिलव्ड हैज द इंडियन बैकग्राउंड, ठीक है, तो ऐसा भी पूछा जाता है कम माई बिलव्ड की जो राइटर है वो कौन है? तो पर्लेसबर्ग है, आप लोग इसको याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, गांधी इज होल्ड अपॉन बोथ द इंटेलेक्चुअल्स एंड पीजेंट, गांधी की जो पकड़ थी वो किस पे थी? तो बुद्धिमान लोगों पे थी और किसानों पर भी थी। ठीक है, मतलब वो दोनों लोगों को साथ लेके चल रहे थे। नेक्स्ट है, Perlesburg went to India to see and listen to group of people, the intellectuals and peasants in villages। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पर्लेसबर्ग इंडिया क्यों आई थी? तो वो देखने और सुनने आई थी, जो भारत के दो ग्रुप्स थे, पहला जो बुद्धिमान लोग थे और जो दूसरा जो किसान लोग थे, उनको देखने आई थी। ठीक है, और एक और क्वेश्चन यहाँ पे मैंने छोड़ दिया है कि वो कहाँ पे पढ़ी थी। ठीक है, तो वो चाइना में पढ़ी थी। ठीक है, तो आप लोग इस वाले क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखना कि पर्लेसबर्ग कहाँ से उन्होंने एजुकेशन लिया था? तो उन्होंने चाइना में लिया था, और वो कहाँ रह रही थी? तो वो चाइना में ही रह रही थी। तो ये वाले क्वेश्चन को आप दिमाग में रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर, अ मैरिज प्रपोजल, एंटोन चेखव। ठीक है, मैरिज प्रपोजल के जो राइटर है वो उनका नाम है एंटोन चेखव। नेक्स्ट है, देख लेते हैं क्वेश्चन इसका। तो एंटोन चेखव बोर्न इन 1860 एंड डाइड इन 1904। एंटोन चेखव का जन्म कब हुआ था? 1860 में, और उनकी मृत्यु हुई थी 1904 में। एंटोन चेखव वाज अ रशियन, एंटोन चेखव जो थे वो रशिया के थे।
लुमोव वांटेड टू मैरी नटालिया, लुमोव किससे शादी करना चाहता था? तो नटालिया से शादी करना चाहता था। लुमोव वॉज 35 ईयर ओल्ड, लुमोव जो था वो 35 ईयर ओल्ड का था, मतलब 35 साल का था। लुमोव वॉज द नेबर ऑफ चुकबुकोव, ठीक है। और जो लुमोव था वो क्या था? चुकबुकोव का पड़ोसी था। लुमोव्स डॉग नेम इज गेस, और लुमोव के डॉग का नाम क्या था? गेस था। और नटालिया के डॉग का नाम क्या था? लीव था। नटालिया वॉज अ पीस लविंग गर्ल। इस वाले चैप्टर में कुछ भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, और इस चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव। तो आप लोग इसको इतना जितना मैंने लिखा है इतना काफी है इसके लिए। सो आप लोग इतना याद कर लो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लाइक कर देना, और कमेंट करके जरूर बताना कि और किस टाइप की वीडियोस चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।